साल 2023 की शुरुआत ही था और जनवरी का महीना ही था और बड़ी ये खबर सामने आई थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ में महिला पहलवानों का शोषण हो रहा है। हमारे देश की चैंपियन बेटियां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे रियल लाइफ पहलवान, इन्होंने दिल्ली में इस मुद्दे पर न्याय की लड़ाई का आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें उन्हें आम जनता का समर्थन भी हासिल होने लगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिलाया, लेकिन साल बीतते बीतते पता चलता है कि फिर से बृजभूषण शरण सिंह का कुश्ती महासंघ पर कब्जा हो जाता है। उन्हीं के करीबी संजय सिंह एक बड़े अंतर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं, जबकि हिदायतें थी कि ना खुद बृजभूषण शरण सिंह, उनका कोई परिवार का सदस्य इन चुनाव में उतारा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने अपने करीबी को इन चुनाव में खड़ा कर दिया। जीतते ही जो संजय सिंह है वो कहते हैं कि अब कैंप आयोजित किए जाएंगे, यानी कुश्ती के कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें। यानी कि नए अध्यक्ष का ये बयान उस ओर इशारा करता है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों पर कांग्रेस के इशारे पर राजनीति करने के आरोप मढ़े जाते हैं। हालांकि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों महिला पहलवानों ने, और इनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए थे। नाबालिग पहलवानों के साथ भी शारीरिक मानसिक शोषण की बात सामने आई थी। हालांकि इस मामले को दबा दिया गया, या फिर कह दीजिए कि इस मामले से ये वो बात हट गई। दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी जो है कोर्ट के भीतर ये बात रख चुकी है कि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और मामले में जांच जारी है। शोषण की बात जो है पुख्ता दिखती है, फिर भी खेल संस्था पर बृजभूषण का कब्जा, क्या ये लोकतांत्रिक है? क्या ये खेल का राजनीतिकरण नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हालांकि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन पहलवानों के सरकारी नौकरी करने पर भी तंज कसते हैं, लेकिन कुछ सवाल तो हैं जिनको समझना और जिन पर व्यापक विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल क्या है? स्ट्रेट टॉक क्या, ये देख लेते हैं। ये सवाल कहते हैं कि क्या शोषण का शिकार महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा जिन्होंने एक साल से ये लड़ाई छेड़ रखी है? क्या बीजेपी सांसद बृजभूषण को कुश्ती संघ से हटाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि जीते तो संजय सिंह लेकिन गले में फूल मालाएं बृजभूषण के नजर आती हैं। क्या केंद्र के संरक्षण के बिना बृजभूषण की इस तरह की मनमानी संभव है कि अयोग्य बताए जाने के बावजूद उनके करीबी ही कुश्ती महासंघ का चुनाव जीत जाते हैं? क्या बेटी आप कुश्ती में आने का हौसला कर पाएंगी, हौसला जुटा पाएंगी, जब इस तरह के शोषण की बात सामने आती है और आरोपी जो है वो खुलेआम कुश्ती संघ पर अपने दबदबे की बात स्वीकार करता है? क्या राजनीतिक नफे नुकसान खेल भावना से ऊपर दिखते हैं? पूरी तस्वीर को अगर और बड़ा किया जाए तो ये सवाल तो ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि क्या राजनीतिक नफ़े और जो नुकसान होते हैं वो खेल भावना से ऊपर नज़र आते हैं? भारत में जो खेल है इसका राजनीतिकरण क्यों दिखता है? हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ प्रशांत कमल, युवा हल्ला बोल से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और जी, वरिष्ठ पत्रकार हरि जोशी जी, हरि जोशी सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हरियाणा से ही आने वाली नीलम चौधरी, जो कि मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और क्योंकि जाटलैंड से इनका सीधा सीधा संबंध है तो नीलम मैम से बेहतर कौन समझ सकता है ये इन बेटियों का दर्द। मैम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आप जी, युवा हल्ला बोल से प्रशांत कमल, आपके पास में आना चाहूँगी। प्रशांत जी, युवा जिसको खेल से सीधे सीधे जोड़ा जाता है, और इन युवाओं ने देश का नाम रोशन किया, न्याय की गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट गए, तब एफआईआर दर्ज होती है। साल खत्म होते होते पता चलता है कि जो लड़ाई और जो केंद्र से आश्वासन भी मिला था कि न्याय दिया जाएगा, उस सभी संघर्ष का, उस बेशकीमती कहेंगे दिलेरी का कोई अंजाम नहीं निकल पाया। साल के आखिर में दोबारा से वही स्थिति। क्या कहेंगे प्रशांत जी, युवाओं का मनोबल कैसे टिका रहेगा ऐसे में? देखिए, ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश के लिए, जो देश का शान बढ़ाने का जिसने काम किया, और जिस वक्त इन महिला पहलवानों ने जब प्रदर्शन शुरू किया
और देश भर से लोगों ने इनको समर्थन दिया, लेकिन बावजूद इसके इनको आज रोक करके एक तरह से एक खिलाड़ी के लिए सोचिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि एक पूरे सिस्टम से, एक पूरे देश से के व्यवहार से वो दुखी होकर के, रो करके आज उसने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को वो प्यार करती थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। उनके आज सपने टूट गए और आज ऐसा दिन है जिसको मैं ये कहूंगा कि ये भारत के युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और खेल जगत के लिए इससे काला दिन नहीं हो सकता है। तो ये पहली बात, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जी। दूसरी बात है कि आपने ये कहा कि भाई इनको न्याय क्यों नहीं मिला या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, न्याय की उम्मीद रहेगी तभी लड़ाई जारी रहेगी जी। लेकिन आज जो हुआ है इसकी नौबत इसलिए आई है कि आज जो समाज में हमने जो एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो है वो हमारा शायद कहीं दिग्भ्रमित हो गया है। किसी भी चीज का जो पैरामीटर है, सही या गलत का जो पैरामीटर है वो अब नैतिकता नहीं रह गया है। अब सही और गलत का फैसला करने का जो पैरामीटर है वो पावर हो गया। नहीं तो ऐसे दिन, ऐसा बयान आना कि दबदबा था और दबदबा रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं था। आप सोचिए कि एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, एक महिला, जब उनके साथ और ऐसे दर्जनों महिलाओं के साथ ऐसा हुआ और वो संघर्ष करती रही, पूरे देश के लोग जाने, तब जाकर उनको एक हार का अनुभूति हो गई। तो आप सोचिए बिहार के किसी गांव में, सोचिए उड़ीसा के किसी गांव में, छत्तीसगढ़ के किसी गांव में अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो उसको क्या महसूस होगा। आज अगर बिहार के किसी गांव में कोई महिला ये सोच रही होगी कि मुझे कबड्डी खेलना है, मुझे कुश्ती खेलना है, मुझे खेल में जाना है, तो उसके माँ बाप क्या सोचेंगे, क्या उसे जाने देंगे। तो इन सब तमाम बातों पे आज जो है हम लोगों को सोचना होगा। तो ये सोचना होगा कि आखिर क्यों ऐसा नौबत आया है कि एक जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को जो है अपना काम, अपना खेल छोड़ना। जिस दिन भारत की ये जो महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में, नए संसद का दूसरी तरफ उद्घाटन हो रहा था, सिंगोल की स्थापना हो रही थी, जिसको न्याय के लिए जो है एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन इन बेटियों को क्या न्याय मिल रहा है या मिल पाएगा, या फिर जो प्रक्रिया है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये क्या सवाल जो है इसका जवाब भी सामने आ पाएगा। हमारे साथ हरि जोशी जी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हरि सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये सवाल किया था कि क्या इन बेटियों ने जो हौसला दिखाया है, इस हौसले का ये अगर अंजाम होता है तो जिन बेटियों की बात बिहार की बेटियां, उड़ीसा की बेटियां की बात प्रशांत जी कर रहे थे, उन बेटियों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट हो पा रहा है? देखिए, जिस तरह से मलिक रोही हैं, वो बहुत ही किसी भी आम नागरिक को, किसी भी संवेदनशील नागरिक को बहुत पीड़ादायक है उसके लिए। लेकिन ये गूंगे और बहरों की बस्ती है, सत्ता जो है वो गूंगे और बहरों की बस्ती है, उस पर कोई असर नहीं होता। जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन नई संसद में स्वांग रचे जा रहे थे और पहलवान लड़कियों को घसीटा जा रहा था। उनके साथ जिस निर्दयता के साथ उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश हुई और खदेड़ा गया, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। और बहुत सारे सवाल इससे उठते हैं। जहां तक बच्चियों की बात है, आज भी माँ बाप अपने बेटियों को, बहनों को बहुत मुश्किल से किसी स्टेडियम में, किसी कोच के पास, किसी कैंप में भेजने को तैयार होते हैं जी। और ये अब ऐसी स्थिति में क्या लोग सोचेंगे, क्या भेजेंगे जब ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग काबिज हों इन संस्थाओं पर और इतने बेशर्म लोग काबिज हों। बेशर्म कहने में मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखिए, आज 21 अशोका रोड जो उनका घर है दिल्ली में, ब्रजभूषण सिंह जी का सांसद निवास है उनका,
वहां पर जश्न मनाया गया जी। और गले में मालाएं ब्रजभूषण सिंह जी के दिखाई दी। उनके गले में मालाओं का एक अच्छा खासा बंच था, जबकि जो जीत कर आए हैं उसके गले में एक सफेद रंग की माला थी। एक माला थी। जीत किसकी हुई है ये सामने है। एक डमी कैंडिडेट को वहां पर जिता दिया गया और करता धरता जो है वो ब्रजभूषण सिंह रहेंगे जी। ये ब्रजभूषण सिंह में ऐसी क्या वो है कि केंद्रीय नेतृत्व सरकार जो अपने आप को बहुत सशक्त बताती है, वो ब्रजभूषण सिंह के सामने क्यों इतनी अशक्त नजर आती है? क्या हम सिर्फ चंद वोटों के लिए, क्या हम सिर्फ चंद कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल करने के लिए केंद्रीय सत्ता और मतलब इस हद तक हो जाएगी कि वो उस पर कोई एक्शन भी ना ले पाए? ब्रजभूषण सिंह सीना तान कर घूम रहे हैं और साक्षी मलिक फूट फूट कर रो रही हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या? लेकिन हरी सर, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, आपने बोला चंद वोटों के लिए, क्या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं वहाँ के जो मतदाता हैं, क्या उन तक ये खबर नहीं पहुँच रही है कि किस तरह से कुश्ती महासंघ में जो है बेटियों का शोषण हो रहा है? क्या इस मुद्दे का वहाँ पर उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ता है? जिस तरह से ये बेटियाँ रो रही हैं, 1 साल हो गया है, इसके बावजूद क्या उत्तर प्रदेश के उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ता ऐसे मुद्दों का, बेटियों की सुरक्षा का, बेटियों को न्याय का? देखिए, ऐसा है कि वो कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जीतकर आते हैं, और सारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र जो है वो इस कदर धर्म और जाति में आकर जकड़ा हुआ है कि उनको बाकी और कोई चीज दिखाई नहीं देती। आज भी अगर आप स्त्री की दशा की बात करें तो वो एक अलग डिबेट का विषय है। वो दशा क्या है घर के अंदर, समाज में, शहर में, देश में, वो सबको मालूम है। तो उनके ऊपर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, ये मायने नहीं रखता है। और असर क्या, देखिए बहुमत है, बहुमत उनके पक्ष में जाता है ब्रजभूषण के। वो जिस जाति से आते हैं वहां दबंगई जो है वो एक मेडल है उनके लिए एक प्लस है, मेरिट है उनकी। तो वहां पर इसलिए वो जीत जाते हैं, और जो लोग नाराज हैं उनकी संख्या कम है। लोकतंत्र है ये, जिसको अधिक मत मिले वो जीत गया, और उनके पास अधिक मतों को जुगाड़ने का या तंत्र भी है, उनके पास समीकरण है। जी जी। तो जिन महिला मतदाताओं का, जिन महिलाओं को आरक्षण का, राजनीति में आरक्षण का दावा बीजेपी कर रही है, इन्हीं महिला मतदाताओं को क्या अपनी सुरक्षा या क्या जो महिला बिरादरी के साथ शोषण की बात हो रही है, क्या ये इतना हल्की बात लगती है कि वो धर्म को पहले देख रही हैं और महिला सुरक्षा की जो बात है या फिर कोई जो अन्याय की बात है उसको जो है कमतर आंक रही हैं? नीलम मैम, हरियाणा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो इसी धरती से शुरू हुई, और इस नारे की जो लगातार यहाँ पर पोल पट्टी खुल रही है, मनोहर लाल खट्टर ने काफ़ी समय तक चुप्पी बनाए रखी, और जब लगा कि यहाँ पर तो जो पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण ही बिगड़ रहा है तो फिर वो अपने आप को उन्होंने कोशिश की कि वो बेटियों के साथ खड़ा दिखा सके, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ अपेक्षा तो अब कांग्रेस से ज़्यादा पड़ती है। अगर कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि राजनीतिक जो है वो कांग्रेस कर रही है और समर्थन देकर खास करके, इसके बावजूद हरियाणा में आप इस मसले पर क्या देख पा रही हैं कि क्या गुस्सा है लोगों के बीच में कि हरियाणा की ये बेटी, हालांकि कोशिश ये भी की गई कि इसको हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे मसले पर भी, जो प्रसाद जी भी कह रहे थे कि डाइवर्ट करने की जो कोशिश होती है, हर कोई गंभीर मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश इस तरह की हुई है। लेकिन अभी जब साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की बात कह दी, उसके बाद आप क्या देख रही हैं वहाँ पर? किस तरह की स्थिति, किस तरह का रोष जो है वो देखने को मिल रहा है? नेहा, हरियाणा से खिलाड़ियों का दबदबा हमेशा ही बना है, और उसमें महिला खिलाड़ियां जो, और स्पेशली रेसलिंग जैसा एक जो खेल है जिसमें पुरुष डोमिनेट करते हैं, उसमें हरियाणा की महिलाओं ने अपना दम दिखाया है। और साक्षी मलिक एक ऐसी पहली महिला रेसलर है जिन्होंने कुश्ती में भारत को एक पदक दिलाया है।
तो साक्षी मलिक इंटरनेशनल एक जाना माना चेहरा है और हरियाणा में तो उसको पूजा जाता है। उसके बाद देखे हरियाणा में वुमेन रेसलर्स की तो एक बाढ़ सी आ गई है। फोगाट बहनों को पूरी दुनिया जानती है, उन पर दंगल फिल्म भी बनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो खेल संघ से जुड़े हैं, ये जो कोच है या मंत्री हैं, ये किस तरह से खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसके भी एग्जाम्पल हरियाणा में ही सबसे ज्यादा मिले हैं। ये इवन हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप जो हैं, उनके ऊपर भी एक कोच को मोलेस्ट करने का आरोप है। वो भी उसमें भी हमारे सीएम कुछ नहीं बोले हैं। और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये तो बड़े जाने माने से चेहरे हैं। तो जब इन्होंने अपने मेडल पानी में बहाने गई थी, तब लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। उस समय एक फोन भी आया था बजरंग पुनिया के पास कि ये ना करें, और उनसे एक समझौता किया गया था कि किसी महिला पहलवान को ही रेसलिंग फेडरेशन का बनाया जाएगा, या कम से कम कोई खिलाड़ी होगा, पॉलिटिक्स से कोई नहीं होगा। तो अब जब ये वादा तोड़ा गया है, जो जीता है वो बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बृजभूषण ही है, और जो जीता गया वो कोई खिलाड़ी नहीं है, जो इन खिलाड़ियों की मांग थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपना प्रदर्शन भी वापस लिया था। तो देखिए खेल के लिए इनकी कितनी डेडिकेशन है कि उसके लिए उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे जो मुद्दे हैं उसको भी साइड में रख दिया था कि आप किसी प्लेयर को प्रेसिडेंट बना दीजिए। वो भी बात नहीं मानी गई है। तो महिलाओं की कितनी दुर्दशा है, जिनके बूते पर महिलाएं खेलों में आ रही थी, आज उन पर उनकी क्या हालत होगी कि रेसलर महिलाओं की अगर नहीं सुनी जा रही है, तो जो दूर दराज गांव के इलाकों में लड़कियां भाग भाग कर खेलों के लिए आती थी, उन पर क्या असर होगा। तो खेल के मैदान में आना बड़ा मुश्किल है। तो बीजेपी के समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे महिलाएं जो हैं वो केवल एक भोग वस्तु है, उन्हें अपने हक नहीं मांगे, वे चुपचाप जहां है वहीं बैठे रहे। जिस तरह से आप देखिए बजरंग पुनिया के ये बृजभूषण के बेटे ने जो पोस्टर उठाया हुआ था कि दबदबा तो है और दबदबा रहेगा जी, ये किस तरह की दबंगई थी खेलों में। आप तो चुने जाते हैं, डिक्टेटरशिप थोड़ी है, लेकिन जो है एक तानाशाही है जो कि राजनीतिक स्तर पर भी और खेलों के स्तर पर भी नजर आ रही है। उसका सबसे बुरा शिकार महिलाएं हो रही है। बेटियों के शोषण का जो ये क्रम है, क्या रुकेगा? एक सवाल विनेश फोगाट ने ये भी कहा था कि अब जो ये चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, क्या बेटियों का शोषण होता रहेगा? इसी को समझने के लिए आइए प्रशांत कमल जी के पास चलते हैं। प्रशांत कमल जी, फूल मालाओं ने तो साबित कर दिया, हरि जोशी ने भी कहा, फूल माला जितनी उनके गले में थी बृजभूषण शरण सिंह के, विजेता संजय सिंह के गले से नदारद रही हैं। तो ये बात तो है कि परोक्ष रूप से जो सारा व्यवस्था है वो बृजभूषण शरण सिंह ही संभालेंगे। और साक्षी मलिक के संन्यास पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या किसी ओलंपियन की जो खेल है उसके खेल को यही सम्मान है कि वो बिना आवाज़ करे सिर्फ और सिर्फ जो कुश्ती का रिंग है उसमें परफॉर्मेंस करती रहे और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर आवाज़ ना उठाए? इतनी ही कीमत, इतना ही सम्मान है किसी खिलाड़ी का है? प्रशांत जी अनम्यूट कर ले, प्रशांत जी अनम्यूट कर ले। माफ कीजिएगा, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये एक मसला है, ये जो पूरा इकोसिस्टम बना है और ये पूरा जो सोसाइटी में जो एक एक घटना हो रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है, उस सब में एक सिमिलरिटी अगर आप देखेंगे तो कोई भी हो। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस देश में 4 जातियां, गरीब, युवा, महिला और किसान जी। इन चारों जातियों के साथ जो जब से वो आए हैं उनके साथ क्या हुआ है आप एक एक करके देख लीजिए। गरीब के साथ क्या हुआ है कि जब भी बेरोजगारी और महंगाई की बात जो भी करता है उसे जेल के अंदर डाला जाता है, उसे दबाया जाता है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। दूर करने की तो बात छोड़िए। युवाओं के मुद्दे पर आप हमेशा रिपोर्ट करती हैं, देख भी रही हैं, एक एक करके कभी भी अगर उसके मुद्दे को एक्नॉलेज किया गया हो। अभी आप देखिए अग्निपथ के मुद्दे पर जब हमने ये कहा था कि ये सेना के विरोध में है, सेना से कंसल्ट नहीं किया गया है और ये जो है युवाओं और सेना दोनों के लिए, दोनों के खिलाफ है। तो मुझे हमारे अध्यक्ष अनुपम जी को सहित 11 लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था जी। आज आपने देखा होगा कि जब सेनाध्यक्ष ने खुद कहा कि सेना से पर्याप्त कंसल्टेशन नहीं हुआ और ये तो 20,000 रुपया देना चाहते थे सेना को और हमने उसको 30,000 करवाया। महिला के साथ क्या हो रहा है ये आप देख लीजिए।
किसान के साथ क्या हुआ, 700 से ज्यादा किसान मरे। एक तरफ एक वर्ग मीडिया का था जो दिखा रहा था कि देखिए ये संघर्ष कर रहे हैं, और एक बड़ा वर्ग मीडिया का था जो उसको खालिस्तानी बताने पे जुटे थे, जो उसको जो है देश विरोधी बताने पे जुटे थे, जो उसको कई लोग कहते थे, और भाजपा सांसद ने तो मवाली भी कहा। तो कहने का मतलब यह है कि देश का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, यहाँ तक कि सेना, अगर आपने उस समय हमें कहा जाता था कि आप सेना के विरोध में बोल रहे हैं, आज जब सेना खुद कह रही है कि उनसे कंसल्टेशन नहीं किया गया, तो अब ये क्या कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देश का कोई भी वर्ग अगर वो सत्ता से टकराएगा, चाहे वो सत्यान्याय करे, अन्याय करे, उसको ये लोग ब्लैकआउट करेंगे, दबाएंगे, कुचलेंगे और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साफ संदेश देते हैं, स्पष्ट संदेश देते हैं जी कि हमारे टर्म्स पे रहो, नहीं तो बाहर कर दिए जाओ, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो। बिल्कुल। आज आप एक एक घटना देखिए, एक एक घटना ऐसा है जो लगता है इतनी बड़ी घटना है, इस पे तो देश ही जाना चाहिए। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, मास बरियल हुआ, लेकिन वो मेन डिस्कोर्स से खत्म हुआ। पर मुझे लगता है उस मास बरियल का, जिस सामूहिक कब्रें खोदी गई, मुझे लगता है वो प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया से नदारद ही रही है। हरि जोशी साहब, बिल्कुल, हरि जोशी 142 सांसदों को निकाल दिया गया, लेकिन न्यूज में क्या रहा कि मिमिक्री बना दिया गया। अरे मिमिक्री तो आप, मौकरी तो आप बना रहे हैं जी। एक एक घटना होती है और जाट नेता प्रदर्शन भी कर रहे थे। नीलम मैम, वो जाट धनखड़, जगदीप धनखड़, माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, वो बहुत आहत हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे समुदाय के खिलाफ अगर कोई प्रहार करेगा तो मैं आहुति देने से जो है नहीं चूकूंगा। इस तरह के मामलों पर जो सीधे सीधे बेटियों से जुड़ा हुआ है, जो जब चुप्पी रहती है और कुछ वर्ग तो सड़क पर आकर प्रदर्शन करता है, तो क्या ये उन्हीं कानूनों के बीच में आएगा जिस प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात नए आपराधिक कानून में कही गई है। और एक नए आपराधिक कानून में तो ये भी है, आप खुद एक लीगल एक्टिविस्ट भी, आपको ये भी पता है कि नए कानून तो ये भी कहते हैं कि जो भी अदालती कार्रवाई है बिना अदालत की मंजूरी के आप उसको प्रकाशित ही नहीं कर सकते। और इस मामले को सीधे सीधे जो है बृजभूषण वाले मामले से जोड़ा गया था। जिस तरह से सच्चाई निकलकर सामने आई थी, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से माना था, ये तो जनता को अब पता ही नहीं चलेगा। जैसे बृजभूषण के केस में ही दिल्ली पुलिस ने जब कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने कहा था कि ऐसे साक्ष्य हैं कि उन्होंने देश में, देश से बाहर जो है इनको सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की है जी। पर अगर हम आज नए कानूनों के संदर्भ में देखें तो इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स हैं वो कभी कोई भी छाप नहीं सकता, ना मीडिया में ना ही प्रिंट मीडिया में। बिल्कुल। तो अदालत में वुमेन रिलेटेड केसेस का क्या हो रहा है क्या नहीं, ये भी नहीं पता चल पाएगा। आज तो हम देख रहे हैं कि बृजभूषण जैसे मालाएं पहने खड़ा था, इसने तो ये कहा था जब वो अपने मेडल्स बाहर रही थी कि 15-15 रुपए के मेडल आते हैं। बिल्कुल। तो और देखिए, जहां तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट का सवाल है कि वो कितनी आसानी से इसे जाटों के मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं। साक्षी मलिक भी तो जाट है, हरियाणा के किसान जिन्होंने आंदोलन किया था वो भी तो जाट थे। तो जाट तो कभी भी झुकते नहीं है, अपने हक के लिए खड़े होते हैं। वे अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन अपनी अस्मिता के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो साक्षी मलिक का भी साथ जाट वर्ग ने भी दिया था, सारी जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने भी दिया था। और अभी भी जब ये दोबारा आंदोलन शुरू करेंगी तो सभी इनका साथ देंगे, ना केवल महिलाएं, हरियाणा के सभी नागरिक। तो लेकिन इशू क्या है कि जानबूझकर उसे राजनीतिक बनाया जाता है। जैसे कि बृजभूषण जो भी नए प्रेसिडेंट बने हैं, बृजभूषण के सहयोगी, वो वाइस प्रेसिडेंट ही थे, बेसिकली उन्हीं के ही हैं। तो उन्होंने भी क्या कहा कि हम खेल करेंगे, जिसे राजनीति करनी है राजनीति करें। तो एक महिला के अधिकारों को दबाने का ये एक तरीका। अभी एक रिसेंटली एक एग्जांपल आप देखिए, कल ही पार्लियामेंट में बीजेपी की एक महिला सांसद जो जसलीन मीणा है राजस्थान से, उन्होंने ये कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, हम भी तैयारी करके आते हैं, महिलाओं को मौका नहीं देते। और उनके पीछे जो बैठी थी वो सुनीता दुग्गल एमपी थी, जो हरियाणा से ही आती हैं, और वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। तो अब हालत देखिए बीजेपी ने क्या कर दिया महिलाओं की। उनकी अपनी महिलाएं संसद में बोल नहीं पा रही हैं, तो वो बाकी महिलाओं को कैसे बोलने देंगे। तो ये आरोप तो वो सभापति पर भी लगा रही थी कि सभापति ने भी जो है उनको मात्र जो है 15 मिनट का ही समय दिया है उनको बोलने का, और सब उनको जो है प्राथमिकता नहीं दी गई।
क्या अब इसमें कोई बदलाव आएगा? नए अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुश्ती में और अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संस्था जो है उसने भी भारत में कुश्ती के इस दशा पर जो है चिंता जताई थी, और महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान उन पर वार किया गया, लाठियां बरसाई गई, उन्हें घसीटा गया सड़क पर, इसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की थी। हरि जोशी सर के पास जाना चाहेंगे। हरि जोशी सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझना चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में आखिर इतनी क्या बड़ी मजबूरी है बीजेपी की कि वो अपने जो इतने बड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ छोटी सी भी कार्रवाई नहीं कर सकती पार्टी में? और ये भी सुनने में आया है कि इनकी तो जो मुख्यमंत्री योगी हैं उनसे ज्यादा बनती भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी से बनती नहीं है। इसके लिए तो एक चर्चा और सुनी जाती है कि मुख्यमंत्री योगी जी और केंद्र के बीच में भी खिंचाव रहता है जी। अब जैसे बहुत सारे नेता हैं, राजभर हैं, उनको वो मंत्री बनाना चाहता है केंद्र, वो बार बार दौड़कर अमित शाह के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं 4 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा या 10 को होगा या 12 को होगा, और नहीं होता है। तो योगी जी की देखिए अपनी एक शैली है। योगी जी इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग है। वो इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते हैं, वैसे मुझे लगता है। उनका अपना एक अलग स्टाइल है। लेकिन बृजभूषण सिंह अकेले नहीं है, वो पूरी एक बेल्ट है जिसमें कुछ सीटें ऐसी आती हैं जो ठाकुर और राजपूत बाहुल्य वाली सीटें हैं जी। उन 3-4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, वो शायद ऐसा सोचते हैं। हालांकि ऊपर से कहने के लिए तो ये बात कही जाती है कि जो चेहरा है वो मोदी है, जो जीत रहे हैं वो मोदी हैं, और लेकिन जो हार रहे हैं वो मोदी जी नहीं होते हैं, है ना। और हारना भी नहीं चाहते हैं। वो अंतिम समय तक वो चुनावी युद्ध के बड़े कुशल योद्धा हैं। और कबड्डी की जहां तक बात है या रेसलिंग की जहां तक बात है, दूसरे खेलों की जहां तक बात है, मेरा स्पष्ट धारणा है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसका अध्यक्ष या उसका पदाधिकारी क्यों होना चाहिए जी। क्यों उसे बनाया जाए? क्यों हमारे जो बैटन प्लेयर्स हैं, जो हमारे रिटायर हो चुके प्लेयर्स हैं, जो जिनको तजुर्बा है, जो उम्र दराज है या जो उम्र दराज नहीं भी है, उनको क्यों नहीं इस ओर लगाया जाता है? आप कोई सी भी एसोसिएशन देख लीजिए, आप क्रिकेट एसोसिएशन देख लीजिए, उसमें जय शाह क्या है, जय शाह की क्या योग्यता है, उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, उन्होंने कितनी बल्लेबाजी की है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो तीरंदाजी वाली एसोसिएशन है उसमें अरसे तक कलराज मिश्र जो है आजकल गवर्नर है महामहिम में जी, तो वो अध्यक्ष रहे, और महासचिव वगैरह जो है वो पूंजीपति रहे। तो ये क्या तरीका क्या है? ये भारतीय खेलों को, भारतीय खेल में अगर कोई सितारा चमकता है तो आप ये समझिए ना तो उसमें सरकार का योगदान होता है, ना उस फेडरेशन का योगदान होता है, ना उस संस्था का योगदान होता है, वो एकलव्य है। अगर साक्षी मलिक कोई पदक लेकर आती हैं तो उनका जो है वो अपनी उनकी ताकत है, अपना उनका आत्मविश्वास है, अपनी उनकी लड़ाई है, और अपना उनका प्रशिक्षण है। कोई एकलव्य है जिनको कोई द्रोण जो है अंगूठा तो मांग सकता है उससे, लेकिन उसे प्रशिक्षित नहीं कर सकता। और सबके सामने है कितने खिलाड़ी जो है वो इसी तरह से आज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सब पदक नहीं आते हैं, और जो पदक लेकर आते हैं हम उन्हें सड़कों पर घसीटते हैं। उनके संन्यास का ऐलान करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पदक लाते हैं उनकी ये जो है स्थिति नजर। नीलम मैम, एक बात आपने कही कि कहीं ना कहीं आंदोलन की तैयारी हो रही है, तो हरियाणा में मैंने देखा है कि हरियाणा तो किसान आंदोलन के समय भी बहुत बढ़ चढ़ कर जो है अपना योगदान दिया है उसने, और महिला पहलवानों के संघर्ष में भी एक बड़ा योगदान हमने देखा। अब क्या लग रहा है, अब फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी दिख रही है, या फिर किस तरह से इन महिला पहलवानों को समर्थन देने की बात हो रही है? क्योंकि कम से कम
अपनी बेटियों के लिए तो हरियाणा ने बार बार, जिस तरह से खाप पंचायतों की बात हुई है या फिर जो जाट समुदाय की ही बात हुई है, वो यहाँ पर महापंचायत बुलाते रहे हैं, पहले के समय में भी हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आंदोलन का स्वरूप जो है सामने आ सकता है सड़क पर। जी नेहा, हरियाणा में बेटी जो है सिर्फ एक माँ बाप की नहीं होती, पूरे गांव की होती है, पूरे शहर की होती है। हम अपनी बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं। साक्षी मलिक भी हमारी बेटी है, तो इसीलिए जब भी उन पर कोई आंच आती है तो पूरी खाप पंचायतें सामने आ जाती हैं। तो इस समय भी देखिए, और साक्षी मलिक तो एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो हार कर भी जीतने का दम रखता है, और वो इतने बुलंद इरादों वाली है जी। आप देखिए, उन्होंने एक ब्रिजभूषण जैसे व्यक्ति के अंदर 2012 से लेके 2022 तक जो है वो कुश्ती के मैचेस खेले हैं। वो कितने दबाव में रही होंगी। हमने तो सिर्फ उन्हें मेडल पहनते देखा है, पोडियम पे खड़े होते देखा है, लेकिन उसके पीछे का जो उनका दर्द है, उन्होंने जो प्रेशर दबाव सहा है, वो हम आज समझ सकते हैं कि वो किस माहौल में रही थी। जिन जूतों को पहनकर वो पोडियम पे खड़ी होती थी, कल उन्होंने वो निकाल कर जब टेबल पर रखे तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बेटियां देश का इतना नाम रोशन करती हैं, तो क्या उनके लिए पूरा हरियाणा सड़क पर नहीं आएगा? जरूर आएगा। वे प्रदर्शन करेंगी, वे हार नहीं मानेगी। और जितने भी हरियाणा की, इवन पूरे भारत में आप देखिए, जो कपिल देव थे उन्होंने भी उनका साथ दिया था। जो खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, जो खेल भावना के साथ होते हैं। और जहां तक अभी हमारा खेल में राजनीति का सवाल था, बीसीसीआई में कम से कम लोधा कमीशन के बाद सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने हैं, अभी रोजर बिन्नी प्रेसिडेंट बने हैं, वो तो खिलाड़ी हैं। तो जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें जैसा प्रॉमिस किया गया था कि किसी खिलाड़ी को बनाया जाएगा, तो वो तो बनाना चाहिए था। वो प्रॉमिस कहाँ गया? वो प्रॉमिस कहाँ गया? उन्हें तो सिर्फ जो शोरान जो महिला खड़ी हुई, उन्हें तो सिर्फ 7 वोट्स मिले, और जो संजय शर्मा है उन्हें 40 वोट मिले। इवन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उनके 13 मेंबर हैं और अपोजिशन में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। तो पूरी तरीके से जो वादा किया गया था होम मिनिस्टर की तरफ से कि हम किसी खिलाड़ी को ही फेडरेशन का बनाएंगे, वो वादा तोड़ दिया। तो इसीलिए साक्षी मलिक जो है कल फूट फूट कर रोई कि जिस भरोसे पर वो थी, वो भरोसा उनका टूट गया। बिल्कुल, तो वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब बिल्कुल ही बिना किसी जानकारी के ये पहलवान जो है अमित शाह से मिलने जाते हैं, और उसके बाद इस तरह की खबर आती है कि अब शायद जो है बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद, इन तस्वीरों के सामने आने के बावजूद, अब जो ताज़ा तस्वीर आई है वो वही परिस्थिति दिखाती है कि क्या जो खेल है वो राजनीति से अलग करना इसका बहुत मुश्किल है, और ऐसे में युवाओं का जो हौसला है वो कैसे टिका रहेगा। प्रशांत जी, जाते जाते आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी। वो युवा जो कि पर्चे लीक हो जाने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, भर्तियों की जो लगातार छटनी हो रही है उसकी वजह से सड़क पर है, और अब खेल में भी ऐसा ये प्रतीत होता है कि जो खेल भावना है उससे ऊपर तो राजनीति के फायदे और नुकसान ज़्यादा अहम दिखते हैं। ये युवा तो बहुत ज़्यादा लाचार वाली स्थिति में दिखता है। जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जो हालत है वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। जिस भी क्षेत्र में देखो, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में देखो, खेल के क्षेत्र में देखो, या सामान्य जो विश्वविद्यालयों में जो हालत है उस पे देखो, तो युवाओं के जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो युवा नहीं है जो हताश होकर के लड़ाई छोड़ देता है। तो आपने जो साक्षी मलिक के आंखों में जो आंसू देखा होगा, वो आंसू ऐसे बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने अभी कहा कि पूरा हरियाणा सड़क पे आएगा। ये सिर्फ हरियाणा सड़क पे नहीं आएगा, पूरा देश सड़क पे आएगा। और मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि ये आंसू जो है, एक शेर कहा गया है कि एक आंसू भी खतरा है हुकूमत के लिए, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये आंख जो कल समंदर बना हुआ था, ये आंसू बर्बाद नहीं जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देश भर के युवा जो है कम से कम इस तरह के अन्याय के खिलाफ जरूर एकजुट होंगे, और अगर ऐसा कुछ होगा तो पूरे देश का युवा एकजुट होकर के सड़क पे आएगा, और मुझे लगता है कि कभी न कभी इसमें जीत जरूर मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीदें हैं, और हम सबको जो उम्मीदें हैं
कि जब भी कोई शोषण होता है, जब भी न्याय की बात होती है तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए जो भारत का लोकतंत्र है वो मजबूती से बना रहे, डटा रहे, इसकी मनोकामना हम सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रशांत जी आपका भी, हरी जोशी सर आपका भी, और नीलम मैम आपका भी कि आप सबने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। और भारत से जब साल के आखिर में इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है और महिला शोषण को लेकर खासकर ये सवाल होता है कि भारतीय कुश्ती महासंघ, क्या यहाँ पर महिलाओं का शोषण जारी रहेगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर व्यापक बहस की ज़रूरत है। और सभी, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक परिवार ही क्यों ना हो, उसको इस पर अपना कुछ योगदान देने की ज़रूर, इस तरह की विचारधारा को अपनाना चाहिए, इस तरह की सोच को दर्शाना चाहिए, ताकि एक बेहतर समाज की, जिसकी हम चाहते हैं कि हम उस समाज का हिस्सा बने, उस समाज को बनाने में हम अपनी छोटी सी जो है अपनी भूमिका निभाए, अपना योगदान दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आप अपना फीडबैक अवश्य भेजते रहिए। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।